विराट का मजनू वाला अवतार तो अब भी जारी था। उसके हर एक जुमले पर सानिया के कान गर्म हो जाते थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि कहीं जाकर छुप जाए। उसे ऐसे देखकर विराट ने भी उस पर रहम करके उसे सताना बंद कर दिया और नॉर्मल बिहेव करने लगा। तीनों बहुत देर तक बातों में बिजी रहे। तभी कमरे के बाहर से आती आवाज ने उनका ध्यान खींचा। चलो अब तुम जाओ, मैं ज्यादा देर तक सबको कमरे में आने से नहीं रोक सकती। प्रिया दरवाजे के बाहर से आती कदमों की आवाज को सुनकर बोली। कोई कमरे की तरफ आ रहा था, शायद सबका खाना हो गया था। इस बार विराट ने उसकी बात मान ली और जैसे आया था उसी तरह से वो वापस घर चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया ने भी धीरे से दरवाजा खोल दिया और बातों का रुख मोड़ दिया। राजपूत हाउस। गायत्री जी की नींद आधी रात को खुली तो देखा कि नरेंद्र जी बिस्तर पर नहीं थे। उन्होंने बाथरूम की ओर नजर दौड़ाई लेकिन वो वहां भी नहीं थे। अब वो परेशान होने लगी। तभी उन्हें कुछ ख्याल आया तो जल्दी से उठकर वो बालकनी की तरफ बढ़ गई। उनका अनुमान सही था, नरेंद्र जी वहीं थे। आप अब भी वही सोच रहे हैं? उन्होंने नरेंद्र जी के बगल में खड़े होते हुए पूछा। तुम जाग क्यों गई? नरेंद्र जी ने सहज होने की कोशिश करते हुए कहा। प्यास लगी थी इसलिए उठी थी, लेकिन जब देखा कि आप बिस्तर में नहीं हैं तो यहाँ चली आई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, नरेंद्र जी ने सामने देखते हुए कहा। गायत्री जी शायद उनके मन की बात समझ रही थी, इसलिए बोली। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अगर आपको भी डर लग रहा है तो फिर उन्हें आने से मना कर देते हैं। मैं खुद नहीं चाहता कि इस वक्त वो यहाँ आए, लेकिन उन्होंने खुद आने को कहा है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। खून के रिश्ते के नाम पर एक वही तो हैं। नरेंद्र जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा। फिर आने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे मेरा मन कहता है कि अब कुछ गलत नहीं होगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। ये तुम कह रही हो जो सबसे ज्यादा डरती है उनसे? तुम जानती नहीं हो क्या उन्हें? नरेंद्र जी से थोड़े हैरान लग रहे थे। मुझसे अच्छी तरह कौन जान सकता है उन्हें? गायत्री जी फीका सा मुस्कुराकर बोली। फिर भी उन पर इतना भरोसा? मुझे उन पर नहीं, अपने बेटे पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि अगर ये सच उसके सामने आया तो भी उसका और हमारा रिश्ता ऐसे ही रहेगा। वो खुद को भी संभालेगा और हमें भी। गायत्री जी समझाने वाले अंदाज में बोली। काश कि ऐसा ही हो और तुम्हारा भरोसा जीत जाए। ऐसा ही होगा। अब चलिए सो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नरेंद्र जी ने उन्हें देखा तो वो सहजता से मुस्कुराई और कमरे में आ गई। नरेंद्र जी भी उनके पीछे कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर भी परेशानी की रेखाएं कुछ कम हो गई थी। अगले दिन राजपूत हाउस में नाश्ते के समय गायत्री जी और नरेंद्र जी दोनों नॉर्मल थे। बीती रात की परेशानी की परछाई भी उनके चेहरे पर नहीं थी। घर के सब सदस्य नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे। प्रिया सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। गायत्री जी ने विराट से सानिया को शॉपिंग पर ले जाकर सगाई की ड्रेस दिलवाने को कहा। यह सुनते ही विराट की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में लड्डू फूटने लगे कि इसी बहाने से ही उसे सानिया के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। उसने तुरंत हामी भर दी। उसकी एक्साइटमेंट देखकर सब मुस्कुरा दिए। विराट की हामी मिलने के बाद उन्होंने कबीर की तरफ देखकर कहा। बेटा, प्रिया ने भी अब तक अपनी शॉपिंग नहीं की है। तुम भी प्रिया को लेकर जाओ और इसकी पसंद के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह दिलवा दो। मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है माँ, कबीर ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा। तो प्रिया उसे नाराज़गी से देखने लगी। लेकिन कबीर की नज़रें अपनी प्लेट पर थी। फिर प्रिया की शॉपिंग का क्या होगा? गायत्री जी बोली तो कबीर ने सुझाव दिया। विराट और सानिया जा रहे हैं ना, प्रिया भी उनके साथ जाकर अपनी पसंद के हिसाब से सारी शॉपिंग कर लेगी। लेकिन बेटा, अगर प्रिया को तुम। गायत्री जी ने उसे जाने के लिए कन्विंस करना चाहा। कबीर समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती हैं, इसलिए उनकी बात पूरी होने से पहले ही माफ़ी मांग ली। सॉरी माँ, लेकिन आज नहीं जा पाऊंगा। प्रिया खुद से मैनेज कर लेगी। कबीर ने इस बार प्रिया की तरफ देखकर पूछा। है ना? प्रिया ने धीरे से गर्दन हिलाकर सहमति जताई, लेकिन उसको कबीर के ऐसे साफ मना कर देने का बहुत बुरा लगा था, जबकि वो वही कर रहा था जो वो खुद चाहती थी। फिर भी उसे कबीर की बेरुखी आहत कर देती थी। शॉपिंग पर भी उसका मूड खराब ही रहा, जबकि सानिया और विराट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसे अकेला फील ना हो। वो खुद भी उन दोनों का स्पेशल टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब जब वो उन दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते आपस में छेड़छाड़ और शरारतें करते देखती तो उसके दिल में कुछ चुभता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो उन दोनों के प्यार को देखकर जल रही थी, बल्कि वो तो खुद भी उन दोनों को खुश देखना चाहती थी। उसे दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि वो भी कबीर के साथ ऐसे पलों को जीना चाहती थी, लेकिन शायद ये खुशियाँ उसके नसीब में थी ही नहीं। उस दिन गुस्से में उसने कबीर से अलग होने की बात तो कह दी थी, लेकिन अब जब सच में ऐसा हो रहा था तो उसका दिल रो रहा था। शॉपिंग खत्म करने के बाद विराट ने लंच और मूवी का प्लान बनाया, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया, ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जबकि सच तो ये था कि वो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी।
वो दोनों भी शायद कुछ प्राइवेट टाइम चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। विराट ने उसे गाड़ी ले जाने को कहा। प्रिया ने मना भी किया, लेकिन विराट ने एक नहीं सुनी। वो उसकी सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इधर नरेंद्र जी और गायत्री जी के साथ प्रिया के पेरेंट्स बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसी समय राजपूत हाउस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो एक औरत बाहर निकली, जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास थी। चेहरे पर तेज था और बहुत ही रौबदार पर्सनैलिटी थी। उन्होंने एक नज़र घर की ओर डाली, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। छड़ी की खटखट की आवाज़ ने सबका ध्यान दरवाजे की तरफ कर दिया। उस औरत को देखकर नरेंद्र जी और गायत्री जी के चेहरे पर कई भाव आकर चले गए। अभिनव जी ने नरेंद्र जी का कंधा दबाकर तो चंचल जी ने गायत्री जी का हाथ पकड़कर उन्हें हौसला दिया। शायद वो दोनों भी उनकी परेशानी की वजह को जानते थे। सब उस औरत की तरफ बढ़े। उन दोनों के साथ अभिनव जी और चंचल जी ने भी उस औरत के पैर छुए। औरत ने भी उन चारों को आशीर्वाद दिया। ये औरत और कोई नहीं, नरेंद्र जी की बड़ी बहन निर्मला जी थी, जो स्वभाव से बड़ी तेज थी, इसलिए सब उनसे डरते थे। आइए बैठी ना दीदी, नरेंद्र जी ने उनसे आग्रह किया और साथ ही गायत्री जी से चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। रहने दो, हम यहाँ ना बैठने आए हैं और ना ही चाय नाश्ता करने। हमें बस तुम लोगों से बात करनी है, निर्मला जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा। तो गायत्री जी घबरा सी गई। उन्हें ऐसे देखकर अभिनव जी ने टॉपिक बदलना चाहा और उससे आदर से बोले, बातें तो होती रहेंगी दीदी, पहले आप कुछ जलपान कर लीजिए। इतनी दूर से आई हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए हमें सिखाने की कोशिश मत करो। उन्होंने अभिनव जी को ही डपट दिया, जिस पर वो खामोश हो गए। और तुम नरेंद्र, हमारे खानदान को कितना गिराना चाहते हो तुम? घर को धर्मशाला बनाकर रखा है, पहले उसे उठा लाए। जिसकी रगों में किसका गंदा खून है ये तक नहीं पता। उस नाजायज को इस घर में रखकर मन नहीं भरा कि अब एक मुसलमान की लड़की को इस घर की बहू बनाकर अपना धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हो। वसीम साहब, रजिया बेगम के साथ कुछ बात करने के लिए राजपूत हाउस आ रहे थे, लेकिन निर्मला जी की बातों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। इधर लगातार तेज बोलने की वजह से निर्मला जी हाँफने लगी। ये देखकर चंचल जी जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आई। दीदी पानी पी लीजिए पहले। उन्होंने गिलास निर्मला जी की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने एक तीखी सी नज़र उन पर डाली और बोली, इस घर का पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, हमारा इस घर की चौखट पर कदम रखना भी गुनाह है। लेकिन क्या करें, तुम लोगों को और तबाह होते नहीं देख सकते, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, हमने ऐसा भी क्या कर दिया? गायत्री जी डरते डरते लेकिन नाराजगी जताते हुए बोली, एक गलती की हो तो बताएं भी गायत्री, तुम पति पत्नी ने तो जैसे गलतियां करने का नियम बना रखा है। अरे पति गलती करता है तो उसे सही राह पर लाना पत्नी की जिम्मेदारी ही नहीं, धर्म भी होता है। लेकिन तुम क्या कर रही हो, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर गलत राह पर चल रही हो। दीदी, नरेंद्र जी ने नाराजगी से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने उन्हें भी डपट दिया। क्या दीदी, हाँ, आज तो मेरा मुंह बंद नहीं कर सकता। दीदी आप कब से जिसे गंदा खून कह रही हैं, मत भूलिए कि वो इस घर का बेटा है, हमारा वारिस। नरेंद्र जी तेज आवाज में बोले, तेरा बेटा? निर्मला जी ऐसे बोली जैसे उनका मजाक बना रही हो, फिर गुस्से में कहने लगी, अरे पालने से कोई किसी का बेटा नहीं बन जाता, इस घर का सिर्फ एक ही बेटा है और वो है मेरा। वो आगे कुछ कहती पर उससे पहले ही नरेंद्र जी चिल्ला पड़े, बस दीदी अब एक शब्द नहीं, चुप हो जाइए। इस बेबुनियाद टॉपिक पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है, फिर भी आप हर बार यही मुद्दा लेकर खड़ी हो जाती हैं। क्यों, आप ना तो खुद खुश रहती हैं और ना हमें खुश रहने देती हैं। तू मेरा अपमान कर रहा है, निर्मला जी ने गुस्से में कहा। तो नरेंद्र जी बोले, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते दीदी, आप इस घर की बड़ी हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ भी गलत सुनूं। जिसे आप बार बार पराया और गंदा खून कह रही है, वो इस घर का चिराग है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर है वो मेरे लिए। किसी के कुछ भी कहने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि वो हमारा बेटा है। तू कितनी भी दलीलें दे ले, लेकिन सच यही है कि वो पराया खून है, एक नाजायज। बस बहुत हुआ, आगे एक और शब्द नहीं, वरना। नरेंद्र जी कहते कहते रुक गए। वसीम साहब ने रजिया बेगम से इशारे से वहां से चलने को कहा, क्योंकि यह नरेंद्र जी के घर का निजी मामला था। दोनों जाने के लिए मुड़े, लेकिन पीछे प्रिया को देखकर वहीं ठिठक गए, जो ना जाने कब से वहां खड़ी थी। उधर उन लोगों की उपस्थिति से अनजान अंदर बहस जोरों पर थी। वरना क्या, तो हमको धमकी दे रहा है? भूल मत, तेरी बड़ी बहन है हम। निर्मला जी गुस्से से चीखते हुए बोली, अच्छे से याद है मुझे, इसीलिए आज तक आपकी हर बकवास और सही गलत बातें चुपचाप सुनता आया हूँ। लेकिन अब नहीं, अपने बेटे के बारे में एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और रही बात सानिया की, तो वो मेरे घर की होने वाली इज्जत है, मेरी बहू है। मुझे नहीं पता कि वो किस जाति की है और कौन से धर्म की। बस ये जानता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है और हमें बहुत पसंद है।
बाकी मेरे बच्चे के बारे में कौन क्या सोचता है मैं नहीं जानता और ना ही जानने में दिलचस्पी रखता हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई मेरे सामने उन्हें भला-बुरा कहेगा तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़कर मेरे बच्चे हैं, मैं किसी को इजाज़त नहीं दूँगा उनके बारे में इतना गंदा बोलने की, आपको भी नहीं। नरेंद्र जी की बातें सुनकर सान्या के अम्मी अब्बू का दिल भर आया। उनका यकीन आज और पक्का हो गया था कि इस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता करना उनका सबसे सही फैसला है। चुप हो जा, नहीं तो आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। निर्मला जी गरजी तो नरेंद्र जी ने बहुत शांति से कहा, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, अगर आपने कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। आज एक दूसरे धर्म की लड़की और एक पराये खून की वजह से तो अपनी बहन के साथ रिश्ता तोड़ रहा है। देख लेना, एक दिन यही तुझे खून के आंसू रुलाएंगे। निर्मला जी ने अब इमोशनल दांव खेला। तब की तब देखी जाएगी दीदी, इंसान के रूप में जन्म लिया है तो सुख दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। लेकिन कल के बारे में सोचकर मैं अपना और अपने परिवार का आज क्यों खराब करूं। आप जा सकती हैं। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। निर्मला जी ने उन्हें अविश्वास भरी नजरों से देखा। नरेंद्र जी ने मुंह फेर लिया, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू बता रहे थे कि उन्हें इस वक्त कितना दुख हो रहा है। निर्मला जी ने भी कुछ दुख और कुछ गुस्से में घर से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी उन्हें कबीर की आवाज सुनाई दी। पापा, आप बुआ से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। सबकी नजर एकाएक सीढ़ियों की तरफ चली गई जहां कबीर खड़ा था। सब चौंक गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस वक्त वो घर पर ही है। उसके एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा था जैसे उसने यहाँ हो रही सारी बातें सुन ली हों। निर्मला जी को छोड़कर बाकी सबने भगवान का शुक्र अदा किया कि यहाँ हो रही बातों में किसी का नाम नहीं लिया गया। कबीर अब तक नीचे आ गया था। उसने नरेंद्र जी से कहा कि यह घर बुआ का भी है, बुआ इस घर की बड़ी है, आप उनका अपमान नहीं कर सकते। वो यहाँ इज्जत से आई हैं और इज्जत से जाएंगी भी, वो भी तब जब उनकी मर्जी होगी। बेटा, तुम नहीं जानते कि नरेंद्र जी कुछ कहते कहते रुक गए। कबीर उनकी कश्मकश को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए उसने खुद ही सच बोलने का फैसला किया। मैं सब जानता हूँ इस बारे में। सब बुरी तरह चौंके। गायत्री जी ने डरते डरते पूछा, क्या जानते हो तुम? सच, जो आप सब मुझसे छुपाना चाहते हैं, जिसके लिए आप बुआ को यहाँ से ऐसे जाने को कह रहे हैं। कबीर ने नॉर्मली कहा। कब से? इस बार सवाल अभिनव जी की तरफ से आया। हॉस्टल जाने से पहले से। कबीर का लहजा इस बार भी नॉर्मल ही था। क्या इसीलिए तुमने हॉस्टल जाने की जिद पकड़ ली थी? गायत्री जी ने कुछ याद करते हुए पूछा। सच कहूं तो हाँ। उसका जवाब सुनकर नरेंद्र जी को धक्का लगा। वो सोफे पर धम से बैठ गए। वहीं गायत्री जी की आंखों से भी आंसू बरसने लगे। आई एम सॉरी पापा, सॉरी माँ। उस वक्त इतनी उम्र नहीं थी कि सही गलत समझ सकूं। इस सच से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, लेकिन जल्दी ही ये एहसास हो गया कि अगर मेरे सगे माँ बाप भी होते तो इतना प्यार नहीं करते जो मैंने आप दोनों से पाया है। फिर इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए? कब से शांत खड़ी चंचल जी ने पूछा। मैं नहीं चाहता था कि माँ पापा की सारी अटेंशन मुझे मिले और विराट के साथ कोई नाइंसाफी हो। प्रिया दरवाजे के एक तरफ हो गई। उसकी आंखें भी नम थी। आज उसे उस सवाल का जवाब मिल चुका था जो बचपन से उसके दिल में था। कबीर के जाने की वजह इतनी बड़ी होगी उसने तो सोचा भी नहीं था। आज पता चला कि उसके बार बार पूछने के बाद भी कबीर ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया था। वसीम साहब और रजिया बेगम भी इस सच से शॉक्ड थे, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने प्रिया को संभालना जरूरी समझा और उसे अपने साथ लेकर खुराना विला आ गए। इधर राजपूत हाउस में कबीर बुआ जी की तरफ आया। उसने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। बुआ जी, आपको मेरी वजह से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर आपका है। अगर आपको मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद तो मैं चला जाऊंगा। कबीर! नरेंद्र जी और गायत्री जी दोनों ने ही उसका नाम डांटने वाले अंदाज में लिया। एक मिनट माँ पापा, मुझे बोलने दीजिए। कबीर के कहने पर उन दोनों को ना चाहते हुए भी खामोश होना पड़ा। कबीर ने आगे बोलना शुरू किया। बुआ जी, मुझे बस इस शादी तक का वक्त दीजिए। मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से विराट का इतना स्पेशल मौका खराब हो, उसकी खुशियों में कोई कमी आए। ना ही आप ऐसा चाहेंगी। रही बात सान्या की, तो वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी और साफ दिल। विराट और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आप किसी और के लिए नहीं, लेकिन विराट के लिए उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, बहुत जल्दी आप खुद भी उसे पसंद करने लगेंगी। निर्मला जी ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। तो कबीर ने उन्हें फिर से मनाने की कोशिश की। बुआ प्लीज, बस चंद दिनों की बात है। अच्छा, आप ये सब छोड़िए और चलकर आराम कर लीजिए। कुछ खा पी लीजिए। हमें कुछ भी नहीं खाना पीना, हम जा रहे हैं यहाँ से। निर्मला जी फाइनली कुछ बोली। तभी कबीर ने कहा, क्या आप विराट को उसके इतने बड़े दिन पर आशीर्वाद नहीं देंगी? निर्मला जी खामोश रही तो उसने कहा, मान जाइए ना बुआ, आपको पापा की कसम। निर्मला जी चाहे कितनी भी नाराज थी, लेकिन वो अपने इकलौते भाई की कसम नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए रुकने को राजी हो गई। तो कबीर उन्हें उनका कमरा दिखाने ले गया। बाहर नरेंद्र जी और बाकी सब पुरानी यादों में डूब गए।
सुषमा जी नरेंद्र जी की कजिन सिस्टर थी। उनके यहाँ गांव में अच्छी शिक्षा व्यवस्था ना होने की वजह से नरेंद्र जी के पिता सुषमा जी के पिता के आग्रह पर उन्हें अपने साथ ले आए। हम उम्र होने की वजह से नरेंद्र जी, अभिनव जी और सुषमा जी धीरे धीरे दोस्त बन गए। कॉलेज में उनके ग्रुप में गायत्री जी और चंचल जी भी शामिल हो गए। धीरे धीरे बाकी चारों का रिश्ता आपस में दोस्ती से ज्यादा होने लगा तो सुषमा जी अकेली पड़ने लगी। उन्हीं दिनों एक और शख्स उनकी जिंदगी में आया, आशुतोष। वो दोस्तों के बिजी होने से तन्हा महसूस करती थी। ऐसे में आशुतोष उनके साथ होते थे। काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते बिताते सुषमा जी को उनसे जुड़ाव हो गया। आशुतोष तो पहली नजर से ही उनके दीवाने थे। नरेंद्र जी के साथ बाकी सब भी इस रिश्ते के बारे में जानते थे। किसी को उनके साथ होने से कोई परेशानी नहीं थी। आशुतोष अच्छे इंसान थे। सुषमा जी अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो हमेशा कहती थी कि आशुतोष उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो घर चली गई, पर आशुतोष जी के साथ बराबर संपर्क में रही। इसी बीच बारी बारी से अभिनव जी, चंचल जी और नरेंद्र जी, गायत्री जी की शादी हो गई। निर्मला जी की शादी पहले ही हो गई थी। सुषमा जी से जब भी बात होती नरेंद्र जी उन्हें भी शादी के लिए बोलते। सुषमा जी भी तैयार थी, लेकिन आशुतोष पहले सेटल होना चाहते थे। जैसे ही उनकी जॉब लगी सुषमा जी की जिद पर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन अभी दोनों के घर में किसी को इसका पता नहीं था। आशुतोष लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि सुषमा जी अपर मिडिल क्लास फैमिली से। उन्हें डर था कि सुषमा जी की फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने नरेंद्र जी से मदद मांगी सबको राजी करने के लिए। नरेंद्र जी तुरंत नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया था, पर उन्होंने वादा किया कि यहाँ जल्दी सब सेटल करके वो वहाँ आकर दोनों की फैमिली से बात करेंगे। उन्हीं दिनों नरेंद्र जी के पिता चल बसे। उनके पिता उनके घर के मुखिया ही नहीं, उनके घर की बैकबोन थे। उनके अचानक से चले जाने से सब बिखरने लगा था, जिसे संभालने में नरेंद्र जी को कुछ और वक्त लग गया। फिर एक दिन एक और बुरी खबर आई। आशुतोष जी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सब शॉक्ड रह गए। सुषमा जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और जान देने की कोशिश की। नरेंद्र जी को खबर मिली तो गायत्री जी के साथ हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंचे। ये क्या पागलपन है सुषमा, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, फिर क्यों की तुमने ये कायरों वाली कोशिश। नरेंद्र जी के पूछने पर सुषमा जी बेतहाशा रोने लगी तो गायत्री जी ने इशारे से नरेंद्र जी को शांत रहने को बोला और सुषमा जी को चुप करवाने लगी। सुषमा, प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। गायत्री जी उन्हें समझाते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुषमा जी ने रोते रोते ही खुलासा किया तो दोनों ने सिर पर हाथ रख लिया। माना कि तुम दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन बाकी सब तो अनजान है ना तुम्हारे रिश्ते से। बिना इस बारे में किसी को कुछ बताए तूने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। नरेंद्र जी परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आशुतोष को भी इस भूल का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने घर में बात की थी। लेकिन उनके घर वालों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। इसी गुस्से में वो घर से निकले और उनका। सुषमा जी फिर से रो पड़ी। गायत्री जी ने उन्हें शांत करवाया तो फिर बोलने लगी, मुझे अपनी नई इस बच्चे की फिक्र है। तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो, वो इसे कभी नहीं अपनाएंगे। वो इसे या फिर हम दोनों को मारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम किसी तरह बच भी गए तो भी पूरी जिंदगी मेरे बच्चे को नाजायज कहा जाएगा। इसीलिए मैं खुद को मार देना चाहती हूँ। संभालो खुद को, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। नरेंद्र जी ने उन्हें आश्वासन दिया तो वो बोली, कोई रास्ता नहीं है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई हमारे प्यार की निशानी को नाजायज कहकर पुकारे। अगर ये इस दुनिया में आया तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इससे अच्छा तो मैं खुद के साथ इसे भी खत्म कर लूं। तुम परेशान मत हो, हम इसकी जिंदगी तबाह नहीं होने देंगे। नरेंद्र जी ने फिर कहा तो वो बोली, नहीं नरेंद्र, अब कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। रास्ता है, अचानक से गायत्री जी बोली तो दोनों उनकी तरफ देखने लगे। इस बच्चे को हम अपना नाम देंगे दुनिया की नज़र में, और हमारे लिए ये हमारा बच्चा होगा, गायत्री जी ने कहा। नरेंद्र जी ने उन्हें हैरानी से देखा तो अपनी पलकें झपकाकर हल्का सा मुस्कुरा दी। नरेंद्र जी भी मुस्कुरा दिए। वो खुद ये बात कहना चाहते थे, लेकिन गायत्री जी का सोचकर चुप थे। लेकिन ना जाने कैसे उनकी पत्नी ने उनके मन के भाव पढ़ लिए थे। उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व हो उठा। आज तुम लोग भावुक होकर ये कह रहे हो, लेकिन सोचा है कल को तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तो क्या होगा। सुषमा जी अब भी परेशान थी। तब भी इसके प्रति हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। ये तब भी हमारा बड़ा बच्चा रहेगा। इसे हमारे घर में वही प्यार और सम्मान मिलेगा जो घर के बड़े बच्चे को मिलना चाहिए। गायत्री जी ने उन्हें भरोसा दिलाया तो सुषमा जी थोड़ी रिलैक्स हुई। उन्हें पता था कि इस फैसले से वो हमेशा के लिए अपने बच्चे पर अपना अधिकार खो देंगी। शायद उनके आशुतोष की अमानत के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए यही सही था। उसके बाद वो दोनों सुषमा जी के घर वालों से इजाजत लेकर उन्हें अपने साथ ले आए।
ये कहकर कि जगह बदलने से उनकी मेंटल कंडीशन में थोड़ा सुधार होगा। घर वालों को सच्चाई का पता नहीं था, वो उनकी हरकत से परेशान थे, इसलिए उन्होंने भी नरेंद्र जी को इजाज़त दे दी। यहाँ भी नरेंद्र जी और गायत्री जी के अलावा सिर्फ प्रिया के पेरेंट्स को ही बच्चे के बारे में पता था। सबने सुषमा जी का बहुत ख्याल रखा। तय समय पर सुषमा जी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। नरेंद्र जी और गायत्री जी ने उसे खुद का बच्चा कहकर सबसे मिलवाया। वैसे भी उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि गायत्री जी मां बनने वाली हैं। एक भरोसेमंद डॉक्टर से सहयोग लेकर उन्होंने सभी मेडिकल टेस्ट और बिल पर सुषमा जी की जगह गायत्री जी का नाम दिया था। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज के पेपर पर भी मदर की जगह गायत्री जी का ही नाम था, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ। सुषमा जी कुछ वक्त के बाद अपने घर चली गई, लेकिन आशुतोष के जाने के बाद अपने बच्चे की भी जुदाई ने उन्हें तोड़ दिया और वो भी ऐसे में ही अपने आशुतोष के पास चली गई। इधर नरेंद्र जी और गायत्री जी ने उनसे किया अपना वादा निभाया। विराट के जन्म के बाद भी कबीर के लिए उनके प्यार में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने कभी ये सच सामने नहीं आने दिया, तब भी नहीं जब गायत्री जी के अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते उनके पिता ने अपनी सारी दौलत उनके बड़े बेटे कबीर के नाम कर दी थी, क्योंकि उससे उनको बहुत लगाव था। कबीर उनके लिए उनका बड़ा बेटा था और अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। धीरे धीरे वो खुद भी भूल से गए थे कि कबीर उनका अपना खून नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे निर्मला जी को इसकी भनक लग गई और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। वो चाहती थी कि कबीर को उसके असली माता पिता को सौंप दिया जाए। नरेंद्र जी ने उन्हें बताया कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ने का कहने लगी, क्योंकि वो एक अनाथ बच्चे को इस घर के वारिस का हक नहीं लेने देना चाहती थी। लेकिन इसका नरेंद्र जी और गायत्री जी दोनों ने कड़ा विरोध किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि निर्मला जी ने उनसे सालों बात तक नहीं की। इस बात का उन्हें दुख तो था, लेकिन अपने बेटे के लिए वो किसी भी रिश्ते से दूर जाने को तैयार थे। उन दोनों ने तो इस वक्त भी अपने हिसाब से ये मामला शांत करवा दिया था। लेकिन जिससे वो ये सब कुछ छुपाना चाहते थे, उन्हें खबर भी नहीं थी कि उसे बहुत पहले ही इसका पता चल चुका है। इधर कभी निर्मला जी को कमरे में बैठाकर बाहर आया। उसने सर्वेंट से उनके लिए चाय नाश्ता ले जाने को कहा और खुद अपने माँ पापा की तरफ आ गया। जहाँ उसकी माँ रो रही थी, वहीं पापा किसी सोच में गुम बैठे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी, थोड़ा दुख और थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। कबीर उनके पास आकर बैठा तो नरेंद्र जी सोच से बाहर आए। उन्होंने उसे देखकर नाराजगी जताते हुए अपना चेहरा फेर लिया, जबकि गायत्री जी उसे देखकर और जोर से रो पड़ी। मैं जानता हूँ कि आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए ये जरूरी था। कबीर ने अपने पापा के कदमों में बैठकर धीरे से कहा, घर छोड़ के जाने की बात नहीं पापा, बुआ को यहाँ रोकना। क्या ठीक करना चाहते हो तुम? तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैं उन्हें। दीदी की सोच कभी नहीं बदलेगी। मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मुझे उनके या किसी के कुछ भी सोचने कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए मेरा परिवार ज्यादा जरूरी है, फिर ये बेकार की कोशिश क्यों? नरेंद्र जी का लहजा दुख में डूबा हुआ था। वो पहले ही अपनी बहन से लड़ रहे थे और अब बेटे ने घर छोड़ने की बात कह दी थी। क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है पापा? कबीर के सवाल का नरेंद्र जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने नजरें चुरा ली। कबीर मुस्कुराया, मैं जानता हूँ कि आप बुआ को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम सबको। अगर आज वो यहाँ से चली जाती तो आप कभी खुश नहीं रह पाते। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पापा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप घुट घुट कर जिएं। हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना करते ही हैं। लेकिन तुम्हारे इस कदम का मैं क्या मतलब समझूं? कि तुम हमारे प्यार और परवरिश का कर्ज चुकाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं पापा, माँ बाप का कर्ज चुकाना किसी के बस में नहीं है। आपके स्नेह, माँ की ममता और आप दोनों के त्याग और समर्पण का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अनमोल चीज का कर्ज चुका सकूं इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे पास। कबीर अपने पिता के कदमों में बैठ गया था। अगर इतना ही समझते हो हमें, तो फिर तुमने ये फैसला क्यों लिया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस घर को छोड़कर जाने के बाद हम पर क्या बीतेगी? हम खुश रह भी पाएंगे या नहीं? गायत्री जी ने रोते हुए कहा तो कबीर बोला, मैंने बचपन में नादानी में जो फैसला लिया था, बड़े होकर भी वो नादानी नहीं करूंगा माँ। नरेंद्र जी और गायत्री जी दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर कहना क्या चाहता है। एक तरफ तो वो निर्मला जी से यहाँ से जाने को कह चुका है और दूसरी तरफ उनसे कह रहा है कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कबीर उनके भावों को समझकर बोला, माँ अभी बुआ से जो बोला वो सिर्फ उन्हें यहाँ रोकने के लिए था। लेकिन अगर गायत्री जी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चुप रह गई तो कबीर बोला, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मुझ पर विश्वास कीजिए आप दोनों। मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। खुद के साथ भी सब ठीक होगा। आप दोनों मेरा साथ दीजिए, हम मिलकर बुआ को मना लेंगे, फिर सब साथ में खुश रहेंगे। पापा के पास उनकी बहन भी होगी और बेटा भी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमें तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। बस एक रिक्वेस्ट है कि हमसे अलग होने की बात अब कभी मत करना।
तुम्हारा बाप ये सह नहीं पाएगा, नरेंद्र जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो कबीर ने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। कभी नहीं पापा, आप सबसे अलग होने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। आप मेरे सब कुछ हैं, मेरी तो पहचान भी आपसे है। कबीर की आवाज़ रुंध गई थी। गायत्री जी ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया और नरेंद्र जी ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने उसे अपने बीच में ऐसे छुपाया था मानो अपने जिगर के टुकड़े को वो सबकी नज़र से बचा लेना चाहते हों। इधर सान्या के अम्मी अब्बू प्रिया को खुराना विला स्थित उसके कमरे में ले आए। प्रिया अब भी रो रही थी। दोनों ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे शांत किया। उसके सर में दर्द हो गया था, इसलिए रजिया बेगम ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और दबाने लगी। उनके ममता भरे स्पर्श ने कुछ ही देर में प्रिया को नींद की आगोश में पहुंचा दिया। उसके माँ पापा भी कबीर के घर पर ही थे। उन्हें प्रिया की हालत का कुछ पता नहीं था। उनकी जानकारी में तो प्रिया सानिया और विराट के साथ थी। सानिया जब घर आई तो प्रिया को वहां देखकर हैरान हुई, पर रजिया बेगम ने कोई बहाना बना दिया तो उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रिया के पास ही सो गई। देर रात प्रिया की नींद खुली तो खुद को वहां पाकर उसे सारी बातें याद आ गई। उसे कबीर के बारे में सोचकर फिर से रोना आ गया। उसकी सिसकियों से सानिया की नींद भी खुल गई और फिर ना चाहते हुए भी प्रिया को उसे अपने और कबीर के बीच में चल रहे मनमुटाव के बारे में बताना पड़ा। कबीर की सच्चाई के बारे में उसने छुपा लिया। सानिया ये सब जानकर परेशान हो गई, लेकिन उसने प्रिया को संभाला। इधर कबीर रात में बाहर गार्डन में टहल रहा था। अभी अभी वो बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को सुला कर आया था। इस बीच उसे इस बात की राहत थी कि इन सब झमेलों के बीच प्रिया और विराट वहां नहीं थे। अभिनव जी बहुत देर से उसे देख रहे थे। वो जानते थे कि इस वक्त वो परेशान है, इसलिए उसके पास आ गए और उसके साथ चलने लगे। कबीर उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। दोनों सो गए? अभिनव जी ने पूछा तो कबीर ने कहा, जी, बहुत मुश्किल से सोए हैं। माँ तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। ये डर है तुम्हारे लिए उनके बेशुमार प्यार की वजह से। उन दोनों की जिंदगी हो तुम। बचपन में अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी उनकी आंखों से ओझल हो जाते थे तो दोनों घबराकर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। फिर आज तो। अभिनव जी ने बात अधूरी छोड़ दी। फिर कुछ देर चुप रहकर पूछा, आगे के लिए कुछ सोचा है तुमने? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन इस घर की खुशियों के लिए बुआ को मनाना बहुत जरूरी है। कबीर ने कहा, मैं बचपन से जानता हूं उनको। उनकी सोच को बदल पाना आसान नहीं है। अभिनव जी की आवाज में परेशानी झलक आई थी। वो वहीं रखी चेयर पर बैठ गए। कबीर भी उनके पास बैठ गया और आत्मविश्वास से बोला, नामुमकिन तो नहीं है ना? लेकिन अगर अभिनव जी कुछ कहते कहते रुक गए तो कबीर ने उनकी तरफ देखा। अगर बुआ नहीं मानी तो क्या करूंगा मैं, है ना डेढ़? आप प्रिया के फ्यूचर को लेकर परेशान है ना, कि अगर मैं ये घर छोड़कर गया तो उसका क्या होगा? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बलबूते पर प्रिया को बहुत अच्छी की जिंदगी दे सकते हो। आप मुझ पर यह भरोसा बनाए रखें, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। भरोसा है तभी तो अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपी है। अभिनव जी ने कहा तो कबीर मुस्कुरा दिया। एक बात पूछना चाहता था तुमसे, अगर तुम बुरा मत मानो तो। अभिनव जी ने झिझकते हुए कहा तो कबीर बोला, आपको जो पूछना है बेझिझक हक से पूछिए। तुम दोनों के बीच अब सब ठीक हो गया है ना? प्रिया ने आपसे कुछ कहा क्या रेड? नहीं, लेकिन जब हम लोग तुम्हारे पास रहने गए थे तो वो परेशान लग रही थी। यहाँ आने के बाद भी तुम दोनों में वो प्यार, वो बॉन्डिंग नजर नहीं आती जो एक शादीशुदा जोड़े में होनी चाहिए। बेटा, मैं मानता हूँ कि थोड़ी नादानी है अब भी उसमें। बातों को जल्दी दिल से लगा लेती है और फिर किसी की नहीं सुनती, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगती है। उस पर मैंने जो किया उसका भी रेस्पॉन्सिबल वो तुम्हें समझती है। ऐसे में उसे हैंडल करना, अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो मैं हूँ उसे संभालने के लिए। आप परेशान मत हो, वैसे भी वो बहुत समझदार है। लेकिन अगर वो कहीं गलती करती भी है तो मैं अपने तरीके से उसे हैंडल कर लूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। फिर भी जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमसे बात नहीं बन रही मुझे बता देना। मैं प्रिया को सब सच बता दूंगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कबीर ने कहा तो अभिनव जी ने भावुक होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें हर खुशी दे बेटा। रही बात निर्मला दीदी वाले मामले की, तो तुम अपनी कोशिश करो। आगे जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ। कबीर मुस्कुराया। क्या तुम अपने असली माँ बाप के बारे में नहीं जानना चाहते? अभिनव जी ने पूछा। नहीं, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स यही हैं। मैं अब अगर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा और मैं अब उन्हें कोई और दुख नहीं दे सकता। कबीर ने कहा। अभिनव जी का दिल भर आया। कितनी कम उम्र में उसके अंदर कितनी मेच्योरिटी थी। सबको खुश रखने के लिए वो खुद कितने मेंटली प्रेशर झेलता है और किसी को पता भी नहीं चलने देता। उन्होंने कबीर को गले लगा लिया। कबीर को भी शायद इस वक्त इस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। किसी तरह रात बीती। विराट रात को घर आते ही सो गया था। इस वजह से उसे कल की घटना का अंदाजा तक नहीं था और ना ही कोई उसे कुछ बताना चाहता था। प्रिया भी सुबह ही घर वापस आ गई थी और इस वक्त नॉर्मल बिहेव कर रही थी।
आज सानिया और विराट को मंदिर जाना था, भगवान से आशीर्वाद लेने, और साथ ही उन्हें अपनी शादी का कार्ड भी भगवान को अर्पित करना था। उसके बाद ही सबको कार्ड बांटे जाते। सगाई का कार्ड तो पहले ही सबको चला गया था। विराट खुश था, हालांकि उसे पूजा पाठ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आज सानिया साथ आने वाली थी, बस उसे और क्या चाहिए था। कबीर बुआ जी को नाश्ता करवाया था। अब बाकी के लोग नाश्ते के टेबल पर थे। प्रिया सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। बीच बीच में वो कबीर को भी देख लेती, जो अपनी प्लेट में नजरें जमाए किसी सोच में डूबा था। भाई, किस ख्याल में डूबो हो? प्रिया आपके सामने है और आप प्लेट को घूर रहे हो। विराट बोला तो कबीर अपनी सोच से बाहर निकला। वो कोई जवाब देता तब तक विराट फिर बोल पड़ा। कोई बात नहीं, जानता हूँ प्रिया भयानक दिख रही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बिना मेकअप के वो अपने असली रूप में जो आ जाती है। विराट ने जैसे ही कहा, पास खड़ी प्रिया ने उसे दो चार घूंसे जड़ दिए। वो उसके मुंह पर भी मारने वाली थी। तभी विराट ने अपना चेहरा घुमा लिया। क्या कर रही है? कल इंगेजमेंट है मेरी, मेरा हैंडसम फेस बिगड़ जाएगा। प्रिया उसे घूरती रही तो वो गायत्री जी से बोला, माँ देखे ना कैसे घूर रही है मुझे, समझाइए इसे, मुझे ऐसे मत मारे। प्रिया ऐसे हाथ से मत मारो बेटा, गायत्री जी ने कहा तो विराट प्रिया को चिढ़ाने लगा। लेकिन जब अपनी माँ की आगे की लाइन सुनी तो उसका ही मुंह बन गया। कोई डंडा ले लो, उसकी मार से ही इसका दिमाग ठिकाने आएगा। सब हंस पड़े, जिस पर विराट ने कहा, होने वाले दूल्हे की तो कोई इज्जत ही नहीं है, सगाई से पहले कोई मारता है क्या दूल्हे को? बेटा, यही हरकतें रही तो शादी वाले दिन भी पिटोगे, और खबरदार मेरी बहू के बारे में कोई उल्टी पुल्टी बात की तो। नरेंद्र जी ने धमकाने वाले अंदाज में कहा। माँ बाप ने तो पार्टी बदल ली, अब तो सिर्फ भाई से ही उम्मीद है। विराट ने अब कबीर का सहारा लेने की कोशिश की। आप लोग प्लीज होने वाले दूल्हे के साथ ऐसे बिहेव मत करिए, जो भी करना है शादी के बाद करना। कबीर ने कहा तो विराट ने रोनी सूरत बना ली और एक बार फिर सब उस पर हंस पड़े। विराट ने अनजाने में ही अपनी बातों से सबका मूड ठीक कर दिया था। अब सबके होंठों पर मुस्कान थी। देख लूंगा मैं आप सबको, जितना मुझे परेशान किया जा रहा है ना, सारा बदला मैं आप दोनों के बच्चे से लूंगा। विराट ने धमकी दी तो प्रिया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे अपने बच्चों के नाम पर एक अजीब सी खुशी हुई। उसने एक नज़र कबीर को देखा, जो खुद भी उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन उससे नजरें मिलते ही उसने विराट को घूरना शुरू कर दिया। तो प्रिया को भी अपने बीच की दूरियां याद आ गई। भगवान वो दिन जल्द लाए, देखना सबसे ज्यादा प्यार तू ही करेगा उनसे। गायत्री जी ने कहा। सब उन दोनों के खूबसूरत भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे, इस हकीकत से अनजान कि दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर है। कबीर और प्रिया दोनों ही अपने दिल में उठ रहे दर्द को दबाकर जबरन मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ वो ही जानते थे कि जो सपना सब देख रहे हैं वो अब नामुमकिन है। कबीर, गायत्री जी ने कबीर का नाम लिया तो उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और बोला, जी माँ, तुम लोग भी साथ चले जाओ, क्योंकि शादी के बाद तुम दोनों एक बार भी मंदिर दर्शन करने नहीं गए। उनकी बात सुनते ही कबीर ने उन्हें मना करना चाहा, बट माँ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। कल मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात भगवान की है, आज तो जाना ही पड़ेगा। गायत्री जी ने जोर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज फिर निर्मला जी की वजह से कुछ हो। ये बच्चे घर से और उनसे जितनी दूर रहें उतना ही ठीक था। कल से रस्में शुरू होने वाली थी, फिर तो वैसे ही बेकार की चीजों के लिए टाइम नहीं मिलने वाला था। नाइम, निर्मला जी का ऐसा स्वभाव था कि वो मेहमानों के सामने कोई तमाशा करें। ठीक है, कबीर के पास फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे बेमन से ही सही जाने के लिए तैयार होना पड़ा। उसकी सहमति मिलने के बाद गायत्री जी प्रिया से बोली, बेटा, आज तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाकर मंदिर में पहले भगवान का भोग लगाना है, फिर सबको बांटना है, उसके बाद ही तुम कुछ खा पी सकोगी। कर लोगी ना तुम? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना बेटा? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा तो उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखें। उनका आशीर्वाद पाकर अनजाने में ही प्रिया की नज़र एक बार फिर कबीर की तरफ चली गई। जहाँ प्रिया की आंखों में खुशी थी, वहीं कबीर की आंखों में दर्द, खालीपन और ना जाने कितनी शिकायतें थी, जिन्हें पढ़कर उसने नज़र झुका ली, क्योंकि उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। तो चलें बेटा, प्रसाद बना लें हम, गायत्री जी ने वहां से उठते हुए कहा तो प्रिया भी उनके पीछे किचन में चली गई। गायत्री जी ने प्रिया के साथ मिलकर प्रसाद बनवाया, फिर उसे तैयार होने भेज दिया। कबीर कमरे में ही था, शायद उसी का वेट कर रहा था। प्रिया को देखकर वो उसकी तरफ उठकर आया, लेकिन कुछ कहता तब तक नरेंद्र जी ने उसे बुला लिया तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। उसके जाते ही प्रिया ने चैन की सांस ली। वो जानती थी कि कबीर उसके मंदिर जाने के लिए हामी भरने पर गुस्सा है। शायद उनके रिश्ते के इस मोड़ पर आ जाने के बाद वो उसके साथ ये रस्में नहीं निभाना चाहता। लेकिन प्रिया कबीर के साथ ये पूजा करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी थी। सबसे पहले सबने गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका, फिर मजार जाकर चादर चढ़ाई। उसके बाद मंदिर आ गई। यहाँ पूजा करके प्रिया ने गायत्री जी के बताए अनुसार परिक्रमा की।
कबीर उसके साथ ही था। पूरी परिक्रमा खत्म होते होते प्रिया की हालत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा धूप से लाल हो गया था। उसे इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी। उस पर उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। कबीर बाहरी तौर पर उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान प्रिया पर ही था। जब उसे उसकी हालत नहीं देखी गई तो वो पानी की बोतल लेकर आया और प्रिया को पानी पीने के लिए कहा। प्रिया ने एक नज़र बोतल को देखा, फिर कबीर की ओर देखकर बोली, अभी नहीं, माँ ने कहा था पूरी पूजा कंप्लीट करने के बाद ही कुछ खाना पीना है। कबीर सुबह से ही खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा बाहर आ गया। जस्ट शट अप एंड ड्रिंक इट, डोंट चैलेंज माई पेशेंस लेवल। हालत देखो अपनी, होश में रहोगी तभी तो पूजा कर पाओगी। उसके गुस्से को देखकर प्रिया ने जल्दी से बोतल पकड़कर मुंह से लगा ली, लेकिन चाहकर भी वो पानी नहीं पी सकी। कबीर घूरते हुए उसे ही देख रहा था। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने बोतल एक तरफ फेंक दी। आई एम सॉरी, मैं नहीं पी पाऊंगी, प्रिया ने लगभग रोते हुए कहा, और बिना एक पल भी गवाए वहां से दौड़कर विराट और सानिया के पास चली गई। कबीर ने लब भींचकर खुद को कंट्रोल किया और वो भी उस तरफ चल पड़ा। उसे प्रिया पर गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसकी फिक्र हो रही थी। पर वो अभी कुछ कहकर सानिया और विराट का ये स्पेशल टाइम खराब नहीं करना चाहता था। इधर सानिया और विराट अपनी दुनिया में मस्त थे। सानिया बहुत लगन से पंडित जी के बताए अनुसार पूजा कर रही थी। वहीं विराट उसे देखकर खुश हो रहा था। उन्हें कबीर और प्रिया के बीच चल रहे कोल्ड वार की खबर भी नहीं थी। चारों ने पूजा खत्म कर वहां सबको प्रसाद बांटा और मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को कंबल, खाना और कुछ जरूरत का सामान दिया। कबीर ने वहीं पास ही सबको चाय की एक छोटी सी दुकान पर चाय नाश्ता करवाया, फिर सब घर आ गए। गायत्री जी ने सानिया और प्रिया को आराम करने भेज दिया। कबीर के गुस्से से बचने के लिए प्रिया भी खुराना विला आ गई। अगले दिन सगाई होनी थी, इसलिए आज बहुत काम था, तो कबीर भी फिलहाल के लिए इस मैटर को भूलकर तैयारियों में लग गया। रात हो गई, सब डिनर करके सोने चले गए। प्रिया अभी भी अपने घर पर ही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। सानिया विराट से फोन पर बात कर रही थी, तो दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वो बालकनी में चली आई। वहां आकर उसने अपने और कबीर के कमरे की बालकनी की ओर देखा। उसका दिल चाह रहा था कि काश कि कबीर एक बार बालकनी में आ जाता। वो उसे देखकर तसल्ली करना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। कल के मैटर के बाद उसे पता था कि वो भले ही ठीक दिख रहा हो, लेकिन ठीक है नहीं। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि जिस वक्त उसे कबीर के साथ होना चाहिए था वो यहाँ क्यों चली आई। ज्यादा से ज्यादा वो उस पर गुस्सा ही तो करता ना, दो चार बातें सुनाता, वो सुन लेती, लेकिन कम से कम इस वक्त उसके पास तो होती। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो बालकनी में? सानिया कब से उसकी बेचैनी नोटिस कर रही थी। उससे रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी बात हो गई विराट से? प्रिया ने अपने बालकनी में होने का कारण बताने के साथ सवाल भी कर लिया। हाँ जनाब को तो अभी और बात करनी थी, लेकिन मैंने याद दिलाया कि कल सगाई है, जल्दी उठना होगा, तब जाकर सोने गए। वैसे तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही थी तो जबरदस्ती सोने की कोशिश करती, यहाँ क्यों चली आई? ऐसे तो और नींद नहीं आएगी, और तुम बार बार अपने कमरे की तरफ क्यों देख रही हो? सानिया एक साथ न जाने कितने सवाल कर गई। उसके आखिरी सवाल पर प्रिया हड़बड़ा गई, लेकिन जल्दी उसे एक बहाना मिल गया। मैं चांद देख रही थी। उसके झूठ पर सानिया को हंसी आ गई। उसने कहा, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा चांद, वो अभी बादलों में छुप गया है ना, शायद इसीलिए। प्रिया ने जल्दी से कहा, आज अमावस्या है, आज चांद नहीं निकलता। सच बताओ, तुम भाईजान को मिस कर रही हो ना? उन्हीं को देखने के लिए यहाँ खड़ी हो ना? कुछ भी। मुझे सच में नींद नहीं आ रही है, प्रिया ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, वो भी इसीलिए कि तुम्हें इस वक्त उनके साथ होने की आदत हो चुकी है। तुम्हारी आंखों में नजर आता है कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। ऐसा है कि नहीं? सानिया ने उसे आईना दिखाया तो आखिरकार प्रिया को भी मानना पड़ा। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनसे नाराज हूँ, लड़ती हूँ, लेकिन जब वो आसपास नहीं होते तो एक बेचैनी सी होती है, एक खालीपन का एहसास होता है। एक रात का ये हाल है। कभी सोचा है जब वो तुझसे हमेशा के लिए दूर होंगे तो कैसे रहोगे उनके बिना? प्रिया के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। सानिया भी शायद ये बात जानती थी, इसलिए आगे कहने लगी, पता है मैं विराट से कुछ हफ्तों ही दूर रही और ऐसा लगता था कि ये जिंदगी से अच्छी तो मौत है। रोज मरने की दुआएं करती थी। जो दर्द मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती कि तुझे भी वही दर्द मिले। भूल जाओ बीती हर बात को और एक नई शुरुआत करो प्रिया। प्रिया ने सानिया को अपने और कबीर के बीच चल रहे तनाव के बारे में बता दिया था। सानिया चाहती थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, तो इन बातों को छोड़कर फिलहाल अपनी शादी पर ध्यान दे। ये स्पेशल वक्त फिर नहीं आएगा, प्रिया उसे टालते हुए बोली। सानिया ने कुछ कहने की कोशिश की तो प्रिया नींद आने की बात कहकर बेड की तरफ बढ़ गई। सानिया भी समझ गई कि वो इस पर कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चुप हो गई और उसके पीछे वो भी कमरे में आकर प्रिया के बगल में लेट गई। इधर कबीर नरेंद्र जी को समझाने में लगा था, पापा आपको उनके पास जाना चाहिए, वो बहन है आपकी। अच्छा लगता है क्या कि वो इस घर में है और आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे? मैंने पहले ही कहा है इस मैटर पर मुझे कोई बात नहीं करनी। नरेंद्र जी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मत करिए, लेकिन एटलीस्ट उनके पास जाकर बैठिए तो सही।
कबीर ने कहा, लेकिन वो बोले, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा ना कि जब तक वो अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी तब तक मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। पापा, अगर आप इस तरह जिद करोगे तो फिर मैं वो कैसे कर पाऊंगा जिसका मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है। उस सूरत में तो फिर मुझे बुआ से किया वादा निभाना पड़ेगा, इस शादी के बाद घर को छोड़कर जाने का वादा। कबीर ने हताश होकर कहा तो नरेंद्र जी ने तुरंत बोले, नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे आप? कबीर उनके पास आकर बैठा और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, पापा, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, कई बार अपने फैसले से आपको हर्ट किया है, लेकिन आपने हमेशा मुझे माफ करके गले से लगाया, कभी रिश्ता नहीं तोड़ा, इसलिए क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। फिर बुआ से इतनी नाराजगी क्यों पापा? उन्होंने कोई गलती की भी है तो आप बड़े बनकर उन्हें भी माफ कर दो। टू बी कंटिन्यूड।